हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं नई यूनिट थर्ड है बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। उसका पहला टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो आपको पता है, देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, एक इकोनॉमिक्स की स्पेशल ब्रांच है जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, दो टर्म आ रही है, एक तो बिजनेस और साथ में क्या आ रहा है, इकोनॉमिक्स। तो क्या इसका जनरली कॉन्सेप्ट होगा, डेफिनेशन होगा, उसके बाद हम बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा पार्ट मैंने क्या करा है, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हल्का हल्का सा कवर किया है। देखो क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है उसमें जनरली बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर, स्कोप यही कवर करने हैं, ऑब्जेक्टिव भी कवर करने हैं, वो भी मैंने कवर कर लिए हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी कवर कर लिए हैं। क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है मीनिंग और स्कोप, लेकिन हमें नेचर भी थोड़ा पता रहना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक भी पता रहनी चाहिए, ताकि थोड़ा सा बिजनेस इकोनॉमिक्स का आइडिया हो जाए। इसलिए मैंने ये कवर किया है। अब मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा तबीयत डाउन है, नहीं तो मैं पूरा पर्टिकुलर 1 से 1.5 घंटे में ये वीडियो कवर करा देता, क्योंकि अराउंड 7 to 8 पेजेस ही हैं। लेकिन मैं इसको 2 पार्ट में कवर कराऊंगा क्योंकि मैं एक बार में पूरी वीडियो नहीं बना पा रहा अभी, ठीक है, 1-2 दिन के लिए। और एक और चीज़ इसमें क्या है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे बिजनेस फर्म के, तो वो आप कब समझोगे, जब आप कॉस्ट का पार्ट सारा समझ जाओगे, डिमांड एनालिसिस समझ जाओगे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ जाओगे, ठीक है। प्राइस एक तरीके से मैं डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूँ अलग अलग मार्केट फॉर्म में, जैसे आपने परफेक्ट कंपटीशन देखा, मोनोपोलिस्टिक देखा, मोनोपोली देखा, ओलिगोपोली देखा, वो सारे पार्ट में जब आप समझोगे उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव कर पाओगे। तो उसको मैं छोड़ दूंगा, टॉपिक को याद रखना, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले फिर भी थोड़ा सा कंटेंट देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्या होता है एक तरीके से हल्का सा, और उसका एक तरीके से बिजनेस में कैसे एप्लीकेशन होता है या कैसे वो अप्लाई होता है पर्टिकुलर, वो आज देखेंगे हम इस वाले पार्ट में, ठीक है। और एक और चीज़ कि जनरली अगर आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट और देखना है तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है, तो उसमें अगर आप पूरा इकोनॉमिक्स का पार्ट देखना चाहो तो कंसर्न कर सकते हो। यानी शुरू की जो वीडियो होती है, एक तरीके से आप फंडामेंटल प्रॉब्लम्स देखते हो, वो सारा पार्ट आपको कहीं ना कहीं वीडियोज़ में दिख जाएगा। मेरी भी वीडियोज़ हैं, लेकिन आपको उसमें एक तरीके से वाइट बोर्ड की सिचुएशन दिखेगी, और वाइट बोर्ड में क्या पता आपको सही ढंग से पार्ट ना दिखे, क्योंकि उस वक्त मेरी क्वालिटी थोड़ी क्या थी, वीडियोज़ की ख़राब थी, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की तरफ। देखिए, अब आप क्या करते हो, बिजनेस देखते हो और इकोनॉमिक्स देखते हो। तो इकोनॉमिक्स का मतलब जनरली क्या है, आपको पता है कि जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसकी स्टडी करना, या इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करना, किसके रेफरेंस में या किसके कंटेक्स्ट में। जनरली आपको पता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्कैर्स होते हैं, ठीक है, लिमिटेड होते हैं। तो रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ऐसे बोलते हैं। और वांट्स क्या होती है, या आपकी जो नीड्स होती है वो एक तरीके से क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, या डिज़ायर बोल सकते हैं आप नॉर्मल टर्म में। तो आपकी जो नीड्स, वांट या डिज़ायर जो होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। फिर एक और प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेज भी होते हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक तरीके से बोल सकते हैं रिसोर्सेज स्कैर्स हैं और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेज हैं। आपकी वांट तो अलग है, वो तो क्या होगी, हमेशा वांट हमेशा रिसोर्सेज से ज़्यादा ही होगी, चाहे एक रिच पर्सन की बात करो, चाहे एक पुअर पर्सन की, चाहे एक डेवलप्ड कंट्री की बात करो, चाहे एक डेवलपिंग कंट्री की बात करो। उसके बाद जो रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, उसका वो जब भी यूज़ करेगी तो वो अल्टरनेटिव जो भी उसके यूजेस होंगे उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना चाहेगी। यानी एक तरीके से वो रैशनल मैनेजमेंट करना चाहेगी। अगर हम बोलेंगे कि हमारे पास इकोनॉमी में लैंड है तो हम उसका प्रॉपर यूज़ करना चाहेंगे। जैसे मैं किसान की बात करता हूँ, तो किसान के पास लैंड है तो वो क्या है, उसका रिसोर्सेज है। अब उसका पता है कि उसकी 1 बीघा ज़मीन है, उस 1 बीघा ज़मीन में उसको क्या करना है, गेहूँ भी उगा सकता है और राइस चावल भी उगा सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकता है। अब ये मत बोलना कि सर एक में पानी ज़्यादा लगता है, एक में कम लगता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरे को इतना नहीं पता गांव से रिलेटेड। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जनरली क्या होगा कि वो दोनों भी उसमें ग्रो कर सकता है, या पर्टिकुलर एक दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो ग्रो करने ही करेगा जहाँ पे उसको फ़ायदा है, और जहाँ पे एक तरीके से वो मिट्टी उसके लिए कैपेबल है, उस जो भी प्रोड्यूस या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको ग्रो करने के लिए। वैसे ही आपको अगर मैंने कितने दिए, 70,000 80,000 दिए और बोला कि एक गाड़ी लेके आ जाओ। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपके पास क्या है, एक्टिवा भी ले सकते हो, मेस्ट्रो भी ले सकते हो, इसके अलावा मोटरसाइकिल भी ले सकते हो। तो 3 ऑप्शन आ गए, उसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि आपको हमने रिसोर्सेज दिए तो आपको हमने 70 दिए। आप क्या बोलते हैं, अगर यार 1,50,000 होते, 180,000 होते तो बुलेट ले लेता, ठीक। जनरली यही सोचेगा सामने वाला पर्सन। कम पैसे हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी वांट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और वो भी किस में, एक तरीके से बेस्ट वे में हम बोल सकते हैं, या ऑप्टिमम एक तरीके से यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। तो 2 फैक्ट आ गए, रिसोर्सेज स्कैर्स हैं, उनको पाने के लिए एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, वांट्स क्या है, रिसोर्सेज स्कैर्स हैं और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेज हैं, और वांट्स क्या अपनी अनलिमिटेड है। तो आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव यूजेज में से बेस्ट ऑप्शन चुनना है, जिसे हम बोलते हैं रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, या हम बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक। बर्थडे भी होता है जैसे किसी पर्सन का, तो फादर क्या करते हैं, जैसे सपोज करो कि छोटे बच्चों को, या हम बोल सकते हैं 16-17 एज वाले पर्सन को क्या 5,000 देते हैं,
तो वो क्या बोलता, अरे यार अगर 10,000 होते, आजकल तो इतने ही होता है, पहले तो क्या देते थे, 100-200 दे देते थे, तो 4,000 5,000 1,000 जनरली दिए। तो उसने 5,000 अगर दिए तो उसमें क्या कर दिया, उसने सारी पार्टी में खर्च कर दिए, ये हो सकता है। या उसके पास ऑप्शन क्या था, इससे अच्छा खुद की ड्रेस ले लूँ। या उसके पास और भी ऑप्शन हो सकता है कि उस 5,000 में क्या करूँगा, पर्टिकुलर ड्रेस भी ले लूँगा, बुक भी ले लूँगा और दोस्तों को पार्टी भी दे दूँगा। तो उसके बाद बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, उसमें से उसको बेस्ट ऑप्शन चुनना है जिसमें वो सेटिस्फाई हो सके, जिसमें एक तरीके से उसको इकोनॉमिक गेन हो सके। तो हम यहाँ पे जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप माइक्रो लेवल पे जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं एज एन इंडिविजुअल लेवल, उस पे पढ़ते हो तो एक क्या आता है, थ्योरी ऑफ डिमांड, एक क्या आता है, थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, कंज्यूमर का बिहेवियर, क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है, उस पर्टिकुलर जो भी इनकम है उसको यूज़ करते हुए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है अपना। जबकि जो प्रोड्यूसर है या सप्लायर है, जिसे हम थ्योरी ऑफ सप्लाई बोलते हैं या थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर बोलते हैं, वो अपना मैक्सिमम गेन चाहता है। समझ गए। तो इकोनॉमिक्स में एक तरीके से आपकी फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूसर के लिए होती है ना, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। वैसे एक तरीके से कंज्यूमर के लिए क्या होती है कि वो अपना कैसे मैक्सिमम एक तरीके से बोल सकते हैं सेटिस्फेक्शन पाए, जहाँ पर वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब मनी उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सके। ये हो गया पार्ट आपका। तो इकोनॉमिक्स में आप बहुत सारी थ्योरीज पढ़ते हो, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, प्रोडक्शन फंक्शन। इस तरीके से जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो वो सारे पार्ट जब आप देखते हो तो अगर उनको आप बिजनेस में अप्लाई करते हो तो क्या आता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप अपनी इकोनॉमिक थ्योरीज को, यानी बिजनेस मैनेजर जो भी है अपनी इकोनॉमिक्स थ्योरीज को बिजनेस में अप्लाई करेगा और उसके बेसिस पे रैशनल डिसीजन लेगा या डिसीजन मेकिंग करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी बिजनेस में अप्लाई हुई, जिसके थ्रू बिजनेस में जो भी रिसोर्सेज है उसका ढंग से यूज़ हुआ, वेस्टेज कम हुआ। क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की थ्योरीज जो होती हैं वो एक तरीके से आपको आइडिया दे देती है, बेस क्रिएट कर लेती है। जब आप साइंस में क्या करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जनरली लोग पढ़ते हैं, तो आपको पता है कि जैसे कुछ भी पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट अपना पढ़ रहे हैं उसको बाद में वो प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, ठीक। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, आगे मैं बताऊंगा फ़र्क। अभी बताने लग गया तो क्या होगा, एक ही पार्ट में पूरा कवर नहीं हो पाएगा और आपको दिक्कत भी होगी। तो यहाँ पे पहले क्या दे रखा है पूरा पर्टिकुलर, एक एक पॉइंट आपको मैं समझा के बता देता हूँ, ठीक। देखिए, जब आप क्या करते हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स देखते हो तो उसको जनरली हम मॉडर्न वे में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ही बोलते हैं, याद रख लेना। ये मत सोचना कि मैनेजरियल और बिजनेस अलग होता है, सेम ही होता है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच हेल्प द बिजनेस मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजंस। इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक थ्योरीज के वो पार्ट जो कि एक तरीके से बिजनेस में अप्लाई हो रहे हैं। बिजनेस मैनेजर क्या कर रहा है, अपने बिजनेस की सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कर रहा है, जिससे एक तरीके से वो ऑप्टिमम डिसीजन ले सके या बेस्ट वे में अपना डिसीजन ले सके। इकोनॉमिक थ्योरीज हेल्प टू एनालाइज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ बिजनेस फर्म। मैनेजरल इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरी विद द बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो आपको पता है कि अगर आपको सेल्स को मैक्सिमाइज करना है तो आप क्या करोगे, उनसे रिलेटेड थ्योरीज को अप्लाई करोगे। आपको पता है आपने मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट वाली अप्रोच पढ़ी होगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। या आप पढ़ सकते हो कि टोटल रेवेन्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और टोटल कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो गैप ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने वो मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, इक्विलिब्रियम थ्योरी, ये जितनी भी जब आप क्या करते हो बिजनेस में अप्लाई करते हो प्रैक्टिस में, तो एक तरीके से आपको पता चलता है कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको आप एनालाइज कर रहे हो और उसके बेसिस पे बेस्ट डिसीजन चुन रहे हो, नॉर्मल पार्ट। तो एक तरीके से क्या बताया मैंने आपको, ये इकोनॉमिक्स की एक स्पेशल ब्रांच है जो कि एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, मतलब ऐसी थ्योरी जो नॉर्मल आपने थ्योरेटिकल पढ़ी हुई है वो, और बिजनेस की प्रैक्टिसेस, यानी बिजनेस में जो आप काम कर रहे हो तो उस थ्योरीज को बिजनेस में अप्लाई कर रहे हो, उसके बीच में गैप दूर करने का काम कर रहा है, ठीक। फिर आपको बोल दिया, इट डील विद द यूज ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स फॉर डिसीजन मेकिंग इन ए बिजनेस यूनिट। नॉर्मल वही चीज़ है, इसकी इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल मतलब थ्योरीज हैं उनको कहाँ पे लगा रहे हैं, बिजनेस यूनिट में, मतलब बिजनेस में, ताकि एक डिसीजन मेकिंग आसान हो सके। इसको हम बोल रहे हैं कि अदरवाइज हम इसको क्या बोल सकते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को, समझ गए। तो एक ही टर्म है, या इकोनॉमिक्स ऑफ द फर्म भी बोलते हैं, ठीक। तो ये बोल रहा है कि इसको दोनों को चेंजेबली यूज़ कर सकते हो, मैनेजरल भी बोल सकते हो और बिजनेस भी बोल सकते हो। ये बोल रहा है मॉडर्न टाइम में नाउ डेज आजकल इसको मैनेजरल इकोनॉमिक्स बोला जाता है। देखिए, अब जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप क्या करो, देखो नाम से पता चल रहा है कि इकोनॉमिक थ्योरीज को जो आपने क्या करी, थ्योरेटिकली पढ़ी, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी थी जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ी, थ्योरीज इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट को, रूल्स को, वो आप क्या कर रहे हो, जैसे लॉ ऑफ डिमांड आपने पढ़ा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा, ठीक है, आपको मैंने बोला मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच पढ़ी,
जनरली आपने पढ़ी होगी, या मैं जब आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या उनसे रिलेटेड मार्केट में बताऊंगा कि इस टाइप से पार्ट आता है, और आपने ये सुना होगा इस तरीके से आपकी वो जो कॉस्ट से रिलेटेड जाती है मार्जिनल कॉस्ट की, और ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू होती है, और ये मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट होता है। तो पर्टिकुलर मैं डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कहाँ पे एक तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। तो वो एक तरीके से क्या कर रहे हो, जो इकोनॉमिक्स का भी मैंने रूल बताया या ये टेबल बताया, उसको आप क्या कर रहे हो, बिजनेस में अप्लाई कर रहे हो, तभी तो इसका नाम क्या हो गया, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो ये देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ द इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में ये अप्लाई हो रही है, इकोनॉमिक की थ्योरीज अप्लाई हो रही है, इसलिए इसको अप्लाइड बोलेंगे। ठीक, इसका मतलब ये क्या है, एक तरीके से प्रिस्क्रिप्टिव है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, याद रखना। देखो डिस्क्रिप्टिव अलग होता है, प्रिस्क्रिप्टिव अलग होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या हो गया, एक तरीके से अपन बोलते हैं ना, वर्णन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये चीज़ जैसे देखो मैंने आपको बता दी, मैंने आपको दे दिया पीडीएफ, वो बोला पढ़ लो, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्क्राइब। ठीक है, यानी ये डिस्क्रिप्टिव हो गई। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक है, या क्या पार्ट है इसमें, कैसे कैसे अप्लाई होता है सारा पार्ट। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये प्रिस्क्रिप्टिव पार्ट हो गया। तो अगर आपने इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ी तो वो आपके लिए क्या है, डिस्क्रिप्टिव। लेकिन अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हो बिजनेस में तो वो क्या हो गया, प्रिस्क्रिप्टिव हो गया। समझ जाना, क्योंकि देखो फिर मैं बाद में आपको वापस से प्रिस्क्रिप्टिव नहीं बताऊंगा। इन सिंपल वर्ड्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द डिसिप्लिन विच हेल्प ए बिजनेस मैनेजर in decision making for achieving the desired result. In other word, it deal with the application of economic theories to business management. मैंने बार बार ऊपर सेम लाइनें बताई हुई है, तो याद रखना कुछ भी नहीं है, बस एक ही पार्ट है कि कैसे आप इकोनॉमिक्स के रूल्स, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स जो भी बोलो उसको बिजनेस में अप्लाई करते हो, ताकि जो भी आपके डिजायर्ड रिजल्ट है वो आप अचीव कर सको। इसका मतलब डिसीजन मेकिंग में आपके वो काम आ जाए। ठीक है, अब डेफिनेशन में आपको दे रखा है वही जो मैंने भी आपको बताया। तो स्पेंसर एंड सीगलमैन ने क्या बोला, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस, आ गया, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या करनी है, डिसीजन मेकिंग में आसानी चाहिए, या प्लानिंग के लिए एक तरीके से क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो वो क्या चाहती है कि एक बेस्ट उसको ऑप्शन मिल जाए। तो उसके लिए वो क्या करेगी, इकोनॉमिक थ्योरीज को बिजनेस प्रैक्टिस में अप्लाई करेगी, मतलब इंटीग्रेट करेगी, मिला देगी। ठीक, जिससे उसको एक तरीके से डिसीजन मेकिंग में क्या होगी, आसानी होगी, या फॉरवर्ड प्लानिंग करने में आसानी होगी। फिर मैकनेर एंड मैनियम ने क्या बोला, बिजनेस इकोनॉमिक्स डील विद द यूज ऑफ इकोनॉमिक मोड्स, मतलब इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट या इकोनॉमिक थ्योरीज जो भी बोलिए, ऑफ थॉट टू एनालाइज बिजनेस सिचुएशन। तो ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक मोड को आप बिजनेस सिचुएशन में अप्लाई कर रहे हो ताकि उनको एनालाइज कर सको, बिजनेस की जो भी कंडीशन है उनको एनालाइज कर सको, कि भाई किसी पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस क्या होगी, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, रिसेशन, बूम जनरली हम देखते हैं। तो देखो आप मैक्रो का लेवल देखते हो, लेकिन याद रखना जब भी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमेशा वो बिजनेस की बात करती है। तो बिजनेस मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल। तो ज़्यादातर वो किसकी बात करती है, यानी पूरा कॉन्सेप्ट किसका लेती है, वो माइक्रो का लेती है, मैक्रो का यूज़ करती है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, वो किससे रिलेटेड है, बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो से रिलेटेड है। मैक्रो के कॉन्सेप्ट सब यूज़ करेंगे, बिजनेस साइकिल सब पढ़ेंगे, नेशनल इनकम सब पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स जब एक बिजनेस देख रहा है तो वो सारे किसके कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा, माइक्रो के ही यूज़ करेगा। डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, क्या होगा, प्रिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसे याद रखना। तो ये बोल रहा है कि इन डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आया, या एक तरीके से बोल रहा है कि वी कैन सेफली से दैट बिजनेस इकोनॉमिक्स मेक इन डेप्थ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू एक तरीके से क्या हो गया, हमारे हेल्प क्या हुई, हम डेप्थ स्टडी कर पाए किस किस की, इन तीन चीज़ों की, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर एंड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। देखिए यानी शुरू में तो वही पार्ट जो इकोनॉमिक थ्योरीज कॉन्सेप्ट उसकी स्टडी करी, पर्टिकुलर एज ए सोशल बिहेवियर देख लिया आपने, सोशल साइंस के फॉर्म में जनरली हम बोलते हैं, एज ए साइंस बोल दिया, एज एन आर्ट बोल दिया। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर नेचर देखते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस का, उसके फॉर्म्स देखते हैं अलग अलग। तो हम उसमें यानी अलग अलग फॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमें पता है कि हम एज ए क्या बोल सकते हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एज ए प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो उसको हमने एनालिसिस कर दिया, मतलब नॉर्मल अभी हमने बिजनेस में अप्लाई नहीं करा, हमने नॉर्मल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, रूल्स, थ्योरीज जनरेट करी मान लो। फिर आपने बोला कि बिजनेस के एरिया कौन से हैं जहाँ पे ये इकोनॉमिक एनालिसिस जो हमने ऊपर देखे थे थ्योरीज, ये यानी कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। तो उस पर्टिकुलर बिजनेस एरिया में आपने देखा कॉस्ट मैनेजमेंट करना है, कैपिटल मैनेजमेंट करना है, प्रॉफिट का मैनेजमेंट करना है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन करनी है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा चाहिए। तो उसके हिसाब से आपने वो इकोनॉमिक थ्योरीज या रूल्स को अप्लाई किया, ये बोल रहा है। अप्लाई करने के बाद आपने क्या कर दिया, एक तरीके से आपको पता चल गया कि वो मैनेजरल इकोनॉमिक्स बन गया, मतलब वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट बन गया। इसका मतलब वो एक स्पेशल ब्रांच बन गई किसकी, नॉर्मल इकोनॉमिक्स की।
आपको पता है कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्पेशल ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, हम बोलते हैं ना। तो एक बिजनेस इकोनॉमिक्स या मैनेजरल इकोनॉमिक्स एक क्या है, अलग से एक स्टडी का ज्ञान बन, स्टडी से रिलेटेड पार्ट बन गया, नॉर्मल ये बोल सकते हो आप। फिर इसके बाद आपको क्या कर रहा है, नॉर्मल ये बता रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरल इकोनॉमिक्स एंड अदर डिसिप्लिन। अदर डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ, जैसे आपको पता है कि आपको ऑपरेशनल रिसर्च वाले पार्ट में देखना है, तो आप इकोनॉमिक्स के रूल को क्या कर रहे हो साथ में, यानी मैनेजरल इकोनॉमिक्स या बिजनेस की इकोनॉमिक्स को ऑपरेशनल रिसर्च के साथ अप्लाई करके देख रहे हो, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं या सिमुलेशन बोलते हैं, उसके साथ अप्लाई करके देख रहे हो। आप स्टैटिस्टिक्स के साथ अप्लाई करके देख रहे हो बिजनेस इकोनॉमिक्स के पार्ट को। आप मैथ्स के या मैथमेटिकल फंक्शन बना रहे हो, तो आपको पता है कि आप जनरली क्या करते हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी फंक्शन बनाते हो या मैथमेटिकल उसके भी फॉर्मूला देते हो, तो उसके साथ अप्लाई कर रहे हो। तो अलग अलग पार्ट के साथ एक तरीके से उनका रिलेशनशिप डिफाइन हो गया, ये बोल रहा है। ठीक है, तो बोला रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजरल इकोनॉमिक्स एंड अदर डिसिप्लिन्स आउटलाइन द मैथडोलॉजी ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। अब आ गया, अब आपका नेचर दे रखा है, तो बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जैसे अब देखो मैंने यहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं लिया, नॉर्मल इकोनॉमिक्स का नेचर बताया, क्योंकि देखो मुझे जनरली बता नहीं था आपको, वैसे तो यहाँ पे स्कोप ही कवर करना है मैं मीनिंग के साथ, लेकिन मैंने नेचर भी कवर कर रखा है, इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स के कैरेक्टर ऑब्जेक्टिव भी कवर कर रखे हैं। पर ये मुझे क्या इच्छा हो गई आपको बताने की, इसलिए मैंने कवर कर दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखते हो बहुत सारी होती है, वैसे ही नेचर से रिलेटेड भी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, किसको साइंस माने, सोशल साइंस माने या एज एन आर्ट माने। तो यहाँ पे 3 तरीके के पार्ट आ गए कि इकोनॉमिक्स को एज एन साइंस क्यों मानते हैं। क्योंकि देखो जनरली साइंस क्या है, एक ब्रांच ऑफ नॉलेज है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, जहाँ पे कॉजेज एंड इफेक्ट के बीच में एक तरीके से क्या है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है कि क्या कॉज है क्या इफेक्ट है। और आपको पता है कि जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो एज ए प्योर साइंस होता है, क्यों, क्योंकि उसमें जनरली जो भी रूल्स या जो भी हम बोल सकते हैं, जैसे देखो जो भी केमिकल ये बोल सकते हैं, मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है साइंस से रिलेटेड, लेकिन आपको पता है कि जो भी साइंस पढ़ता है तो उसने जो भी साइंस के मेथड्स बनाए होंगे या बोल सकते हैं कि मेथड्स फॉलो किए होंगे, वो लॉन्ग टर्म के लिए वही फॉलो करता है, और उसके हिसाब से ही वो मेडिसिन हम बोल सकते हैं, अगर बायोलॉजी की बात करें, अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री जिसकी भी बात कर रहे हैं, वो उसी रूल्स को अप्लाई करेगा, तो कॉज और इफेक्ट उससे रिलेटेड ही देगा। लेकिन इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, थ्योरीज होती हैं, रूल्स होते हैं, जिसको आपको कहाँ अप्लाई करना है, बिजनेस में। बिजनेस में अप्लाई करोगे तभी तो बिजनेस से रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे। तो ये भी एक तरीके से क्या कर रहा है, कॉज एंड इफेक्ट ही बता रहा है। जैसे उसमें बोल रहा है साइंस के रूल्स या साइंस के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो कहाँ अप्लाई हो रहे हैं, अलग अलग फील्ड्स में, मेडिकल की फील्ड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग जो भी फील्ड है उसमें अप्लाई हो रहे हैं। वैसे ही ये वाले पार्ट भी क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं वो भी बिजनेस में अप्लाई हो रही है। आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ते हो, ओलिगोपोली पढ़ते हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ते हो, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच पढ़ते हो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हो, रिटर्न टू स्केल पढ़ते हो। ये सारा आप क्या करते हो, बिजनेस में अप्लाई करके देखते हो। कुछ उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि आप अप्लाई करते हो। तो एक तरीके से बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स भी एक तरीके से क्या करती है, ये रिलेशनशिप बताती है कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, और मेजरेबल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करती है। Similar to science, in economics, emphasis is laid on collecting relevant information which is categorized and analyzed to reach conclusion. तो बोल रहा है इकोनॉमिक्स में भी यही होता है, सिंपली इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट की जाती है और उसके बेसिस पे रूल कॉन्सेप्ट बनते हैं और वो कहाँ अप्लाई कर लेते हैं फिर हम बिजनेस में। लेकिन याद रखना कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग होती है। इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक तरीके से प्योर मैं बोल सकता हूँ इकोनॉमिक्स के फॉर्म में, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स हमेशा अप्लाइड है, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, वो रूल्स हमने सेट कर दिए लेकिन उसको कहीं अप्लाई नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही हमने उसको बिजनेस में अप्लाई कर दिया तो वो क्या बन गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स बन गया। तो इकोनॉमिक्स क्या है, एज ए प्योर है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, वो अप्लाइड वाले पार्ट में आ गया कि जो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है उसको आप बिजनेस में अप्लाई कर रहे हो। और वैसे भी इसका डिफरेंस जो है वो अगली वीडियो में आएगा ही आएगा। फिर देखो आपको बोल रहा है सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब क्या है, आपको पता है कि जैसे सोशल साइंस में जनरली हम क्या देखते हैं, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया था ना भी इकोनॉमिक बिहेवियर वो किसका होता है, आपको पता है कि ह्यूमन बींग एज अ सोसाइटी, तो हमें पता है कि एक पर्सन का हम बिहेवियर देख रहे हैं, हम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर देख रहे हैं, हम सोसाइटी का बिहेवियर देख रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर देख रहे हैं, हम पर्टिकुलर ग्रुप का बिहेवियर देख रहे हैं। तो हम पूरा का पूरा एक इकोनॉमिक बिहेवियर कंसिडर कर रहे हैं। तो सोशल साइंस का मतलब क्या हुआ, हम ह्यूमन बींग और उनका एक तरीके से सोसाइटी से क्या रिलेशनशिप है उसके बिहेवियर को देख रहे हैं। ठीक, क्योंकि वो क्या करेगा, इकोनॉमी में रह के ही सर्वाइव करेगा, एक्ट करेगा, यानी काम करेगा, और उसके बेसिस पे जो भी उसको मिलेगा उसका वो यूज़ करके क्या करेगा, गुड्स वुड्स कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे एक तरीके से उसकी नीड्स कितनी सेटिस्फाई हो रही है या उसकी वांट कितनी सेटिस्फाई हो रही है वो पर्टिकुलर देखा जा रहा है। तो ये बोला दिस इज़ बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक प्लेस विद इन द सोसाइटी।
तो ये बोल रहा है जो गुड्स एक्सचेंज होते हैं, सर्विसेज जो भी एक्सचेंज होती है वो सोसाइटी के अंदर होती है, एंड अमॉन्ग डिफरेंट सोसाइटी टू सेटिस्फाई द नीड एंड वांट ऑफ पीपल, क्योंकि वो चाहता है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले और प्रोड्यूसर चाहता है उसको मैक्सिमम क्या मिले, प्रॉफिट मिले। जनरली ये देखा जाता है। अगर नॉर्मल इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो ये वही है। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, देखो आपको पता है कि देखो इकोनॉमिक्स के रूल्स थ्योरी बन गए, लॉ बन गए, प्रिंसिपल बन गए। अब वो जो मैनेजर है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी स्किल क्या है, की स्किल क्या है, उसके पास क्या स्पेसिफिकेशन है कि वो उन रूल्स को कैसे अप्लाई कर रहा है बिजनेस में। कोई मैनेजर जो होगा वो इनएक्सपीरियंस होगा, मान लो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, एक्सपीरियंस तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो उसकी डिसीजन मेकिंग इतनी प्रॉपर नहीं आ रही। लेकिन जो एक्सपीरियंस है उसकी डिसीजन मेकिंग प्रॉपर आ रही है। तो सबका अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सबकी इमेजिनेशन की अप्रोच और स्किल अलग होती है। तो आर्ट्स क्या होती है, ये बोल रहा है इट इज़ ए ब्रांच ऑफ स्टडी जो कि डील करती है कि एक्सप्रेसिंग और अप्लाइंग द क्रिएटिव स्किल एंड इमेजिनेशन ऑफ ह्यूमन टू परफॉर्म ए सर्टेन एक्टिविटी, कि जब भी एक ह्यूमन काम करता है तो वो क्या करता है, उस काम को अलग अलग तरीके से करता है। जब दो पर्सन बोलेंगे एक ही काम देंगे तो दोनों क्या करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे, क्योंकि सबकी स्किल अलग होती है और इमेजिनेशन अलग अलग होती है। वैसे ही बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स में भी ये होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी आपको क्या करना पड़ेगा, वही लॉ थ्योरीज प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ेंगे पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो उसमें भी क्या होगा, मैनेजर अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करेगा, इसमें ये बोल रखा है। ठीक, अब आपको मैंने जानबूझ के माइक्रो और मैक्रो का पार्ट हल्का बता दिया ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट बना रहे। ठीक, तो ये भी कवर कर लेते हैं। देखिए माइक्रो का मतलब क्या है, माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, मतलब सिंगल। मैक्रो मतलब क्या होता है, लार्ज या वृहद बोलते हैं जिसको, मतलब क्या होता है मिंगल, मिंगल नहीं यानी एज ए होल। तो देखो माइक्रो का मतलब क्या हो गया, जब आप क्या करते हो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हो तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। और मैक्रो मतलब क्या हो गया, जब जब पूरी इकोनॉमी को एज ए होल देखते हो तो वो क्या हो गया, मैक्रो। आपको पता ही है माइक्रो में जनरली आप क्या देखते हो, अभी आपको मैंने बताया कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है, तो हम ये देख सकते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर फर्म की बात कर रहे हैं यानी एक प्रोड्यूसर की बात कर रहे हैं तो उसकी थ्योरी देख रहे हैं, इसका मतलब प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। तो आप वहाँ पे क्या करते हो, टोटल कॉस्ट अप्रोच, टोटल रेवेन्यू जो मैंने आपको बताया, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट। तो शुरू में जो आपने माइक्रो के पार्ट पढ़े स्कूल में, तो जनरली उसमें आपने क्या पढ़ा, यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व, ये पढ़े थे बहुत सारे। फिर थ्योरी ऑफ डिमांड, फिर थ्योरी ऑफ सप्लाई, फिर कॉन्सेप्ट जो कॉस्ट का था, प्रोडक्शन फंक्शन, इनसे रिलेटेड जो पार्ट था उससे पहले, फिर कॉस्ट का पार्ट था आपको पता है जिसमें आपने शॉर्ट रन लॉन्ग टर्म कॉस्ट पढ़ी। तो वह एज एन क्या कर रहे हो आप, शुरू में इंडिविजुअल यूनिट के फॉर्म में पढ़ रहे हो। मैं स्कूल में जाता हूँ यानी पर्टिकुलर स्कूल की स्टडी करने, तो मैं एक स्कूल में स्टडी करने जाता हूँ, पढ़ने नहीं जा रहा, यानी पर्टिकुलर मैं स्कूल का ये देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, क्या क्या स्टडी करते हैं, तो मैं पर्टिकुलर स्कूल की स्टडी कर रहा हूँ तो माइक्रो। लेकिन मैं पूरी इंडिया के जितने भी स्कूल हैं उनकी प्रॉपर स्टडी कर रहा हूँ, सर्वे कर रहा हूँ, तो एक तरीके से क्या हो गया, मैक्रो। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि माइक्रो में क्या आएगा, ये मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं, और मैक्रो में क्या आएगा यहाँ भी लिखे हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि मैक्रो में क्या क्या आता है, जनरल प्राइस लेवल क्या है, नेशनल आउटपुट या नेशनल इनकम का लेवल ये बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, एग्रीगेट डिमांड। अब देखो याद रखना, एग्रीगेट डिमांड और एक हम बोलते हैं ना इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, उसमें फ़र्क होता है आपको। चलो मैं हल्का बता ही देता हूँ, इंडिविजुअल और जो मार्केट डिमांड होती है ना, और ये एग्रीगेट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, जैसे अगर मैं एप्पल की डिमांड कर रहा हूँ, मैं मतलब एक कंज्यूमर, तो वो क्या हो गई इंडिविजुअल डिमांड। अगर बहुत सारे लोग उसी एप्पल की डिमांड कर रहे हैं तो वो हो गई मार्केट, समझ गए। अगर मैं एप्पल की कर रहा हूँ डिमांड तो इंडिविजुअल। अगर बहुत सारे लोग, आप जैसे देखो A B C D, 4 जने अगर क्या कर रहे हैं, एप्पल की ही डिमांड कर रहे हैं तो हो गई मार्केट। लेकिन एग्रीगेट आप किस में पढ़ते हो, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई किस में पढ़ते हो, ध्यान रखो, मैक्रो में पढ़ते हो। किस में पढ़ते हो, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा या आपको एग्रीगेट सेम लगती है। एग्रीगेट मार्केट नहीं होती है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, आप एप्पल भी कंज्यूम कर रहे हो, आप राइस भी कंज्यूम कर रहे हो, आप वीट भी कर रहे हो, आप बैग भी लेके आ रहे हो। ठीक है, वही बस्ता जिसको आप टंगाते हो पीछे, तो आप बैग भी लेके आ रहे हो, फर्नीचर भी लेके आ रहे हो, मोबाइल भी लेके आ रहे हो, टीवी भी लेके आ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड में क्या आ गया, सारे गुड्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको मैक्रो लेवल पे पढ़ते हैं। ठीक, जबकि हम इंडिविजुअल एप्पल की डिमांड बोलेंगे तो वो क्या है, माइक्रो। समझ गए। तो जब हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ते हैं, वो सारा किससे रिलेटेड पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ते हैं। तो माइक्रो में देखो क्या आ गया, इंडिविजुअल मार्केट की सप्लाई डिमांड, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर चॉइस थ्योरी, कंज्यूमर क्या चाहता है उससे रिलेटेड, इंडिविजुअल लेबर मार्केट, लेबर की डिमांड कितनी है, वेज कैसे डिटरमिन होगी, एक्सटर्नलिटीज़ अराइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन,
प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन से क्या एक्सटर्नलिटीज अराइज होती है। नॉर्मल, तो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन देख रहे हो एक इंडिविजुअल मार्केट का। मैक्रो में क्या कर रहे हो, देखो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जनरली बोलते हैं ना, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा मैंने आपको नेशनल इनकम बोल दिया, आपको मैंने जनरल प्राइस लेवल बोल दिया, वो भी इसमें आ जाता है। रीजन फॉर डिफरेंस इन लिविंग स्टैंडर्ड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज, गवर्नमेंट बोरोइंग, तो वो एक तरीके से आपका पार्ट सारा मैक्रो से रिलेटेड है। अपना लास्ट बचा हुआ है 5 मिनट का पार्ट, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। करवाना जरूरी था क्योंकि जब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा तो मैं आपको नॉर्मेटिव बोल के बताता, इससे अच्छा मैंने इसको पूरा आपको कवर ही करा दिया ताकि आपको आगे फ्यूचर के लिए काम आता रहे। देखिए इसका पार्ट तो सिर्फ 2 लाइन का ही है अगर आपको समझना है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। मेरी क्या आदत है पर्टिकुलर, ताकि आपको क्या है पूरा समझ में आ जाए, इसलिए मैं उस हिसाब से PDF PDF कवर करता हूँ ताकि आपका सारा उसमें कवर हो जाए। लेकिन ये 2 मिनट का पार्ट है एक तरीके से, अगर वैसे आप नॉर्मल समझते हो। देखो पॉजिटिव क्या होता है, व्हाट इज़, नॉर्मेटिव क्या होता है, व्हाट इट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, ये बोलते हैं। यानी व्हाट इज़ मतलब क्या है पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, कुछ भी जजमेंट नहीं कर रहे, कुछ भी उसकी मोरल या एथिकल वैल्यू नहीं पूछ रहे, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे कि सही है या गलत है। अगर हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जजमेंटल हो रहे हैं तो क्या हो गया, नॉर्मेटिव। मतलब ये क्या होना चाहिए था, हम ये बोल रहे हैं, या क्या होना चाहिए, या ये कैसा होगा, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो ये नॉर्मेटिव। ठीक है, मम्मी ने खाना रख दिया सामने, पता चला कौन सी सब्जी, आपने पूछा ये क्या है, तो मम्मी ने बोला करेले की सब्जी, आपने खा ली, तो पॉजिटिव, क्योंकि आपने कुछ पूछा ही नहीं। पर जैसे करेले की सब्जी रखी, आपने बोला अरे कैसी है, ठीक है, इससे अच्छा तो वो देनी चाहिए थी, तो आप क्या कर रहे हो, जजमेंट दे रहे हो इस पर, तो मतलब क्या हो गया, नॉर्मेटिव। वैसे ही मैंने बोल दिया कि आपको पता है कि सिगरेट जो भी है या लिकर जो भी कंज्यूम करते हैं वो इंजीरियस होती है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि वो सिगरेट इंजीरियस होती है हेल्थ के लिए, जनरली नॉर्मल पता है व्हाट इज़, लेकिन आप दूसरों को राय देते हो कि भाई नहीं पीनी चाहिए, तेरी सेहत बिगड़ जाएगी, तो ये सही है या गलत है, तो वो एक तरीके से हो गया नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। ठीक है, आप नॉर्मल ऐड देख रहे हो सामने और आप क्या कर रहे हो, उसके बारे में कुछ जजमेंट नहीं दे रहे हो, तो पॉजिटिव। लेकिन अगर आप साथ में ऐड देख के जजमेंट दे रहे हो, यार ये तो गलत ऐड है, पता नहीं क्या ऐड दे रखी है फालतू की, ऐसी ऐड आती है क्या न्यूज़ चैनल पे या TV पे, इसको तो हटानी चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, जजमेंट दे रहे हो, मतलब नॉर्मेटिव। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द मैनेजरल इकोनॉमिक्स जो भी है वो किस ओपिनियन में रहते हैं कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स में फंडामेंटली नॉर्मेटिव और प्रिस्क्रिप्टिव पार्ट होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्टिव बताया था, चलो भूल गए तो बता दूंगा कि क्या होता है प्रिस्क्रिप्टिव, मतलब डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, प्रिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको मैं रीजन बता रहा हूँ, तो मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या देता है, डिस्क्रिप्शन थोड़ी बोलता है कि मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मैं प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, मतलब वो बताता है कि ये दवाई आपको ऐसे लेनी है, इसका क्या होगा, ये इफेक्ट आपको पड़ जाएगा और आप ठीक हो जाओगे, तो वो एक तरीके से आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, समझ गए। तो ये मैनेजरल इकोनॉमिक्स आपको बताया कि बिजनेस में इकोनॉमिक्स के रूल्स अप्लाई करना, तो प्रिस्क्रिप्टिव तो होगा क्योंकि उसमें हम सिचुएशन देख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो ये नॉर्मेटिव तो होगा, उसमें हम जजमेंट ही तो दे रहे हैं। इट इज़ कंसर्न विथ वॉट डिसीजन ऑट टू बी मेड, तो डिसीजन जब दे रहे हैं तो मतलब नॉर्मेटिव ही होगा, सीधी सी बात है। फिर ये बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक इज इंसेपरेबल फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ वैल्यू और नॉर्म। जब भी मैनेजरल इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन बोलते हैं तो बोल रहा है कि उसमें वैल्यू और नॉर्म्स को आप अलग नहीं कर सकते हो, वो इसका पार्ट ही है। फॉर इट इज़ ऑलवेज कंसर्न विद अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव और द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ गोल। ये हमेशा किससे रिलेटेड है, कैसे आप ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे या गोल को आप ऑप्टिमाइज कर पाओगे, पा पाओगे, प्राप्त कर पाओगे। इन मैनेजरल इकोनॉमिक्स वी आर इंटरेस्टेड इन वॉट शुड हैपन रादर देन वॉट डज हैपन। देखो क्या बोल दिया कि क्या होना चाहिए था, जबकि क्या है ये नहीं, क्योंकि क्या है वो किस में है, पॉजिटिव में। वॉट शुड हैपन क्या होना चाहिए। इंस्टीड ऑफ एक्सप्लेनिंग वॉट ए फर्म इज डूइंग वी एक्सप्लेन वॉट इट शुड डू टू मेक इट डिसीजन इफेक्टिव। हम ये नहीं बोल रहे कि फर्म क्या कर रही है, वो तो पॉजिटिव में, लेकिन फर्म को क्या करना चाहिए या क्या पोजीशन होगी तो उसके लिए डिसीजन जिससे इफेक्टिव हो सके, यानी डिसीजन आगे अप्लाई हो सके, तो ऐसी पोजीशन होनी चाहिए। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज़। तो रॉबिन ने इसको प्योर साइंस बोला, क्या बोला, प्योर साइंस, क्योंकि इसमें बोला कि ये इसमें मोरल या एथिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इकोनॉमिक्स हमेशा क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी बिटवीन एंड्स। न्यूट्रल मतलब क्या होता है, ना हाँ करेगी ना करेगी, मतलब कोई भी जजमेंट या एथिकल क्वेश्चंस या मोरल क्वेश्चन पास नहीं करेगी। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स कौन था, ये जनरली रॉबिन्स, जो कि एक तरीके से क्या था, प्योर साइंस के पक्ष में था। द इकोनॉमिस्ट हैज़ नो राइट टू पास जजमेंट ऑन द विजडम और फॉली ऑफ द एंड इटसेल्फ। चलो मैं आपको अपने बिजनेस का इससे रिलेटेड ही बता देता हूँ। आप बोल रहे हो कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, ये क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कैसे,
क्योंकि ये क्या है, इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि प्योर है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसको आपने अप्लाई करा कि बिजनेस में नहीं, जैसे बिजनेस में अप्लाई करा पता चला कि यार ऐसा तो होता ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है। वो तो क्या होता है, बिजनेस की साइकिल पे भी डिपेंड करता है, रिसेशन डिप्रेशन जो भी आ रहा है, या एक तरीके से हम बोल सकते हैं बूम पीरियड आ रहा है, तो उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है। तो आपने जब अप्लाई करके देखा तो आपको पता चला कि प्राइस कम होने से डिमांड नहीं बढ़ रही, ऐसा ज़रूरी नहीं है, और एक्सेप्शन भी होते हैं। तो आपने अप्लाई करके देखा तो आपको तो क्या है, प्राइस बढ़ा रहे हो, डिमांड भी बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट में गुडविल ये है, ये भी पार्ट है, इसका असर है। तो आपने जब उसको बिजनेस में अप्लाई करके देखा तो वो क्या हो गया, नॉर्मेटिव हो गया। क्या हो गया, तो वो न्यूट्रल नहीं रहा। न्यूट्रल कब रहता है, जब आप नॉर्मल इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ते हो जिसमें आप जजमेंट नहीं देते हो। ही इज सिंपली कंसर्न विद द प्रॉब्लम, यानी रॉबिन्स किस पे कंसर्न था, सिर्फ विद द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू एंड डिजायर्ड। तो वो सिर्फ क्या था, विद द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू एंड डिजायर्ड। इसका मतलब क्या है, आपको एंड में, यानी आपको जो वांट्स चाहिए, आप सॉरी आपने जो वांट्स, आपको आपकी जो वांट्स की डिज़ायर है, आपकी जो नीड्स की डिज़ायर है, उसको आपको पूरा करना है किसके थ्रू, रिसोर्सेज के थ्रू। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए। रिसोर्सेज के लिए आपके बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से बेस्ट कौन सा ऑप्शन चुना जाए, बस ये था। द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सिगरेट्स एंड वाइन मे बी इंजरीज टू हेल्थ एंड देयर फॉर मॉरली अनजस्टिफाइबल, लेकिन बट द इकोनॉमिस्ट हैज़ नो राइट टू पास जजमेंट ऑन दीज सिंस बोथ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक को क्या कर रही है, मान लो कि देखो आप आपके हेल्थ पे असर हो रहा है, लेकिन एक तरीके से वो ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रही है, वो उसको प्लेजर दे रही है। आपको पता है कि बल्कि वो एक और सिगरेट कंज्यूम करता है और वाइन कंज्यूम करता है, उसको फ्री मिलती है तो पीता रहता है, दोस्त पिलाता है तो एक और पी लेता है। तो उसकी एक तरीके से वांट सेटिस्फाई हो रही है, चाहे वो नेगेटिव वे में ही हो रही है, लेकिन वांट तो हो रही है। यहाँ पे जजमेंट पास किया क्या, नहीं। लेकिन अगर मैंने बोला होता उसको, भाई इतनी सिगरेट मत पिए, तबीयत ख़राब हो जाएगी, आगे लीवर ख़राब हो जाएगा, तो एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, जजमेंट पास कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, नॉर्मेटिव। तो देखो नॉर्मेटिव में क्या दे रखा है, इट इज़ कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग वॉट शुड बी थिंग, इट इज़ देयर फॉर ऑल्सो कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रिस्क्रिप्टिव, कि क्या होना चाहिए, वॉट प्राइस फॉर ए प्रोडक्ट शुड बी फिक्स, वॉट वेजेस शुड बी पेड, हाउ इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सो ऑन, फॉल विद इन द परव्यू ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसमें आती है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या आता है, वैल्यू जजमेंट आता है, जजमेंट देना आता है। ऑलमोस्ट ऑल द लीडिंग मैनेजरल इकोनॉमिस्ट आर द ओपिनियन दैट मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज फंडामेंटली नॉर्मेटिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। जो मैंने ऊपर ऊपर ही पहली लाइन में लिखा हुआ था, पॉजिटिव नॉर्मेटिव से पहले, वही है। फिर आपको देखो वापस से यही चीज़ दे रखी है, फिर भी आप ये जरूरी नहीं है इतना पार्ट कवर करो, क्योंकि मैंने कवर करा दिया है, मतलब इतना ही काफ़ी है और ज़्यादा काफ़ी नहीं है। यानी इसका मतलब देखो, आप यहाँ पे देख लो, फिर भी चेक कर लो क्या दे रखा है। इट रेफर मोस्टली वॉट ऑट टू बी, मतलब क्या होगा, या मैंने बोला वॉट इट शुड बी, वॉट इज़ पॉजिटिव, वॉट इट शुड बी नॉर्मेटिव, या वॉट ऑट टू बी नॉर्मेटिव, समझ गए। वो न्यूट्रल रहता है, ये न्यूट्रल नहीं रहता। वो एक तरीके से प्योर पार्ट है, आप बोल सकते हो इकोनॉमिक्स का, ये क्या है, अप्लाइड पार्ट है। क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वैसे तो उसमें भी आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप जनरली क्या कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग का पार्ट भी देख रहे हो, राइट और रॉन्ग का पार्ट बता रहे हो, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। The application of managerial economics is inseparable from consideration of value or norms, for it is always concerned with the achievement of objective or optimization goal। अच्छा है, तो ऊपर की लाइन सेम आ गई, तो मैं पर्टिकुलर क्या कर दूंगा, इसको हटा दूंगा, क्योंकि फालतू के लिए दो दो लाइन कवर करने का फ़ायदा क्या। फिर इसके बाद बोल रहा है, इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वी आर इंटरेस्टेड इन वॉट शुड हैपन रादर देन वॉट डज हैपन। ठीक, इंस्टीड ऑफ एक्सप्लेनिंग वॉट ए फर्म डूइंग वी एक्सप्लेन वॉट इट शुड डू टू मेक इट्स डिसीजन इफेक्टिव। तो ये भी यही लाइन है कि फर्म क्या कर रही है, उसकी जगह हमें ये देखना चाहिए कि फर्म को क्या करना चाहिए ताकि डिसीजन एक तरीके से इफेक्टिव हो सके। मैनेजरल इकोनॉमिस्ट आर जनरली प्री ऑक्यूपाइड विद द ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज among competing and with a view to obtaining the maximum benefit according to predetermined criteria। यहाँ पे ये बोल रखा है। देखिए अगर आप पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ोगे तो देखो, अमॉन्ग कंपीटिंग एंड्स मतलब क्या होता है, जो कंपीटिंग वांट्स है, आपको पता है कि आपके पास ऑप्शन अलग अलग है। मैंने बताया ना, आपके पास रिसोर्सेज तो कितने हैं, 10,000 20,000। एक प्रोड्यूसर है, उसके पास कितनी है, 1 करोड़ रुपये है। अब उसको वो कैसे इन्वेस्ट करे, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगाए, ठीक है, यानी किस बिजनेस में इन्वेस्ट करे, वो उसको सोचना है। ठीक है, अगर वो क्लोथ्स का बिजनेस खोल सकता है, वो क्रॉकरी का बिजनेस खोल सकता है, वो उसके ऊपर है। वो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश कर सकता है छोटी सी, वो उसके ऊपर है। तो इसका मतलब उसकी कंपीटिंग एंड्स क्या है, उसके बेसिस पे क्या करेगा, और रिसोर्सेज के अलोकेशन के बेसिस पे वो क्या करेगा, पहले से ही प्री ऑक्यूपाइड करके बैठेगा कि मेरे को क्या करना है, अपनी जो इकोनॉमिक थ्योरीज जो मैंने देखी थी उसको ऐसे अप्लाई करना है जिसकी वजह से मेरे को मैक्सिमम बेनिफिट मैं ऑब्टेन कर सकूँ। To achieve these objectives, they do not assume ceteris paribus but try to introduce policies।
ये जनरली आपने सेट्रिस पेरेबिस, आपको ध्यान हो तो आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा होगा, जिसमें बोलते हैं ना अदर थिंग रिमेनिंग सेम। अदर थिंग मतलब अदर डिटर्मिनेंट्स या फैक्टर्स। जैसे आपको बताया कि प्राइस के अलावा, गुड्स की प्राइस के या कमोडिटी की प्राइस के अलावा और भी फैक्टर होते हैं, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, ठीक है, पॉपुलेशन की साइज़। तो वो अदर फैक्टर्स आप क्या बोलते हो, कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि हमने उनको कांस्टेंट नहीं माना, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट मानते, मान के चलो अगर आप कांस्टेंट मानते, तो बिजनेस में ऐसा पार्ट अप्लाई होता है क्या? आप बताओ, लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज हो सकती है, जबकि उसमें क्या बोलता है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन बाकी सारे फैक्टर तो ध्यान ही नहीं रखता। जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि आप पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, इसका मतलब आप अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर कर रहे हो। इसका मतलब टेस्ट, प्रेफरेंस, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वो सारी आप देख रहे हो। ये थोड़ी बोलेंगे गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज ही नहीं हो रहा। आपको मैंने बोला प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, ठीक, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा दिया कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो ना, अब उस पर ड्यूटीज़ लग जाएगी। क्या लग जाएगी? ड्यूटीज़। तो प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी, एक्सपोर्ट करते हो नहीं, हाँ यही बोल सकता हूँ एक्सपोर्ट करते हो, क्योंकि बाहर से जो इंपोर्ट करेगा उसको भी ड्यूटीज़ फिर क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो क्या पता वो आपकी कंट्री से परचेज ही ना करे। तो आपको पता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस में वो सारे पार्ट को देखना पड़ेगा। आपको ये अज्यूम करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इकोनॉमिक्स के पार्ट को देखा तो वो एक तरीके से प्योर पार्ट है, लेकिन आप अप्लाइड पार्ट को देखना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को अप्लाई करना चाहते हो अपने कुछ चेंजेस के साथ, क्योंकि मैनेजर की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी अलग अलग होती है और वो अलग अलग हिसाब से अप्लाई करता है। द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स इज दैट इट ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बाय फैक्चुअल स्टडी एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो क्यों कर रहा है वो, ये थोड़ी कि वो डायरेक्टली इकोनॉमिक्स के सारे रूल अप्लाई कर रहा है, नहीं। जब वो इकोनॉमिक्स के रूल देख रहा है तो उसका एक इनपुट ले रहा है, फिर वो अपने हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से फैक्चुअल स्टडी कर रहा है। और लॉजिकल रीजनिंग मतलब पास्ट डेटा के हिसाब से, पास्ट ईयर में जो बिजनेस ने फेस किया या अभी जो बिजनेस फेस कर सकता है फ्यूचर में, उसके हिसाब से सोचते हुए वो क्या करेगा, सारे डिसीजन लेगा। तो बोल रहा था स्कोप ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज सो वाइड दैट इट एम्ब्रेसेस ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड एरिया ऑफ द मैनेजर एंड द फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, जनरली इसमें सारे पार्ट आ जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी एरिया है। क्योंकि देखो, जब आप कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो ज़्यादातर मैंने माइक्रो, नॉर्मेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव आपको बता ही दिए, तो आपको मैं ये कवर कराऊंगा अगली वीडियो में। फिर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, फिर उसके बाद आएगा अपना स्कोप। स्कोप में जनरली आप देखते हो कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, ये बोल सकते हैं। तो आपने वो सुना होगा डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड और डिमांड फोरकास्टिंग में फ़र्क है, तो जनरली वहाँ अप्लाई होता है। ऐसे कई सिचुएशन में अप्लाई होता है। अब देखिए, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स की भी अलग वीडियो बना के दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई कंटेंट बनाने का मतलब ही नहीं था कि मैं पूरा आपको इकोनॉमिक्स का बताऊँ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। और नहीं भी पढ़ते तो नेट पे सर्च कीजिए यूट्यूब पे कि नॉर्मल इकोनॉमिक्स थ्योरीज या इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, या व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर वो भी वीडियो बनाए, तो वो कब बनाएंगे, जब अपना पूरा पर्टिकुलर कोर्स ख़त्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, अगर आप डिमांड करते हैं तो वो भी बना लेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, सारे के सारे कौन से हैं, माइक्रो से रिलेटेड है। और एक और चीज़, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉर्म कब बताऊंगा, जब सारे कॉन्सेप्ट माइक्रो वाले करा दूंगा उसके बाद, ठीक है, क्योंकि वो थ्योरी से रिलेटेड है, नहीं तो आपको आएंगे नहीं समझ में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।